ठीक है, तो ध्यान दें हेडिंग वाले नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर आप हाइब्रिडेशन देखना चाहें, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स का आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे पहला तो आपके पास होता है PCl5, तो अगर आप PCl5 को देखो तो PCl5 सॉलिड स्टेट में ये जो है ये आयन पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे PCl4+ और PCl6-। अब आप ध्यान से देखें तो ये आपका टेट्राहेड्रल कैटायन है, और यहाँ पे जो PCl6- है ये आपका क्या है, ये एक ऑक्टाहेड्रल एनायन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप PCl5 की जगह PBr5 ले लो तो PBr5 भी PBr+4+ टाइप का कैटायन बनाता है, लेकिन अब ये PBr6- नहीं बनाता है, ये Br- बनाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर PBr6- क्यों नहीं बना, तो इसका रीजन आप जानते हो, ठीक है। PBr6- is not formed due to steric hindrance। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्रिएट या बनता नहीं है। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो 6 ब्रोमीन एटम जब एक साथ अटैच होंगे तो उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए PBr6- फॉर्म नहीं होता। आप चाहो तो बनाकर भी देख सकते हो, यहाँ फॉस्फोरस रख दो और आप सोचो ये बड़े बड़े ब्रोमीन एटम हो, ऐसे देख रहा है आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और PBr6- फॉर्म नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही देखें आपके पास होता है N2O5। N2O5 सॉलिड स्टेट में वही आयन पेयर्स यानी NO2+, जो कॉमन इनके आयंस होते हैं उनकी फॉर्म में दिख जाएगा आपको, एक NO2+ होता है, एक NO3- है, 2 और 3 को बैलेंस कर लो, 5 आ रहा है ना। ऐसे देखो N2O4+ है, तो आपका जो कैटायन है 4 ऑक्सीजन होंगे, तो एक बन जाएगा NO+ और एक आपके पास बन जाएगा NO3-। समझ पा रहे हैं? तो हाँ, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखोगे धीरे धीरे तो मैंने आप थोड़ा सा कोशिश करोगे आपको याद हो जाएगा। ऐसे देखिए एक होता है Cl2O6 सॉलिड स्टेट में ClO2+ एंड ClO4- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके कुछ कंपाउंड्स हैं जो सॉलिड स्टेट में आयन पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बताऊं मैं आपको, ये तो सॉलिड स्टेट में है, आयोडीन इन लिक्विड स्टेट conduct electricity as it exists in the form of I3+ and I3-। तो जो आयोडीन है एक्चुअली 3I2 के थ्रू है ना लिक्विड स्टेट में, ये I3+ और I3- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड है, ऊपर वाले बाकी सारे सॉलिड थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। आयोडीन लिक्विड स्टेट में आयन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वहां पर ये क्या करता है, 2 आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाँ, आपको इनके हाइब्रिडेशन निकालना है, तो देखो यहाँ फॉस्फोरस sp3 में है और यहाँ फॉस्फोरस sp3d2 में। सिमिलरली यहाँ आप देखें तो फॉस्फोरस sp3 में तो Br- है, यहाँ पे आप निकालोगे नाइट्रोजन NO2+ है, तो ये sp हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर है और ये sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये sp हाइब्रिडेशन स्टेट में है और ये यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ClO2+ आप निकालोगे तो 7 और 4 3 1 2 और 1 3, ये sp2 में आ जाएगा। देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ शेयर किए, 2 यहाँ शेयर किए, 4 शेयर हो गए, प्लस चार्ज से 1 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, 1 2 3 सिग्मा sp2 और ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखा दिया है, आप उसको देखकर यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयन पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें आप एक और ऐड कर लो, कहाँ करो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, चलो FeF6 सॉलिड फॉर्म में XeF5+ और F- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कुछ छोटे छोटे 4-6 एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए।
चलिए बहुत ही बढ़िया। इनको सीखने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था हम मूव करेंगे टुवर्ड्स बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स की तरफ हम बाद में मूव करेंगे। अभी हम बात करेंगे एक और छोटे से टॉपिक की जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत आसान होता है। वही चीज़ पहले मैं आपको लॉजिकली एक एक चीज़ सिखाऊंगा डेप्थ में ले जाके, और फिर मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर पी पाई या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तो नाम सुन के आपके दिमाग में पहले ये आ रहा होगा यार सर ये पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते किसको हैं। मैं बताता हूं आपको किसको बोलते हैं। हेडिंग डालें आप नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। तो पी पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जब दो पी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पी ऑर्बिटल्स, उसे तो हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। सिमिलरली अगर एक पाई बॉन्ड एक पी और डी ऑर्बिटल के बीच में बने सो उसे हम लोग कौन सा बोल देंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये मैं आपको शुरुआत में ही ओवरलैपिंग में सिखा चुका हूं। सो दिस विल बी द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड डी ऑर्बिटल्स। तो पी और डी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते हैं, और पी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बनेगा उसे हम पी पाई बोलेंगे। और ऑब्वियसली दो डी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनेगा उसे हम डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो देखें कहां पर पी पाई बॉन्ड मिलता है, कहां पर पी पाई डी पाई बॉन्ड मिलता है। तो सबसे पहले चीज तो आप यहां पर ध्यान दें कि इफ इन अ मॉलिक्यूल the two atoms between which pi bond is formed, belong to second period, then all the pi bonds formed will be P pi. Reason as second period elements do not have d orbitals। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास कोई और किसी तरह के डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आपके समझने की बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनमें पाई बॉन्ड होगा और वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में होगा। लाइक CO2 हो गया, लाइक आपके पास CO3 2- हो गया, लाइक आपके पास NO2- हो गया। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। मेरे पास इथीन हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। तो अगर जिन दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है वो अगर सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। अब जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं दोनों एटम्स के पास तो भैया पी पाई डी पाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई बॉन्ड बनेगा। जरा ध्यान से देखें, मैं CO2 का एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। अब आपने जितना पढ़ लिया है उससे आप अच्छी तरह जानते हो। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा CO2 में कार्बन sp हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर होता है। तो आओ मॉलिक्यूलर डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं कि CO2 में कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 होता है, और अगर हम एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का डायग्राम बनाएं तो 2s1 और 2p3। लेकिन अभी आप देखें अगर मिनिमम बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप तो हाइब्रिडेशन आपको निकालना आता है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन शो करेगा, और sp हाइब्रिडेशन के थ्रू आपके पास 2 sp ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और अब आपका जो कार्बन एटम है उसके पास 2 खाली p ऑर्बिटल है जिनके अंदर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या है कि आपका जो कार्बन एटम है, यहाँ इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, उसके पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड,
इन दोनों के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 एंड 2p4, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिटल हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल, ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन का भी एक p ऑर्बिटल कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, कर लिया। अब देखो आपके कार्बन एटम के पास, इस कार्बन एटम के पास 2 p ऑर्बिटल हैं, 2 p ऑर्बिटल। एक को मैं ब्लू से दिखा रहा हूं जो ये परपेंडिकुलर है, और एक को येलो से दिखा लेते हैं जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। ये काम आप पहले भी इथीन में कर चुके हो, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन के पास जो p ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। और ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी ऐसा ही एक p ऑर्बिटल होगा जो इसके साथ ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इन ऑर्बिटल्स की नेमिंग करें तो ऑक्सीजन के पास भी ये 2p ऑर्बिटल है और कार्बन का भी ये 2p ऑर्बिटल है, इसलिए ये वाला जो पाई बॉन्ड बना ये एक 2p पाई बॉन्ड होगा। अब इसे चाहो तो 2p पाई या फिर सिंपली क्या बोल सकते हो, p पाई बॉन्ड बोल सकते हो। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप ये वाला बॉन्ड देखो तो ये कार्बन का 2p ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है। ये भी कौन सा बॉन्ड है, ये एक 2p पाई बॉन्ड है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बन रहा है, वो दो ऐसे एटम्स के बीच में बन रहा है जो सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो उनमें कभी भी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए वो बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, p पाई बॉन्ड होगा। तो आपको ये बात समझ में आती आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ देखकर ही आप बता सकते हो उसमें p पाई बॉन्ड है या फिर नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगले केस पर। अगला केस क्या है भाई, अगला केस ये है, if one of the bonded atom belong to third period, then the pi bond present may be p pi और p पाई d पाई। तो अगर दोनों बॉन्ड एटम में से एक भी थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो बॉन्ड p पाई भी हो सकता है और जो आपका बॉन्ड है वो p पाई d पाई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इसको आप समझने की कोशिश करें, फिर इसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेकर चलते हैं, लेट्स से SO2 का। SO2, तो SO2 की अगर मैं आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, अब तो आप हाइब्रिडेशन सीख ही चुके हो, आपको निकालना आता है। इसके पास एक लोन पेयर होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ पर सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। अब देखो सल्फर बिलोंग करता है थर्ड पीरियड को और ऑक्सीजन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड को, तो यहाँ पर बॉन्ड p पाई भी हो सकता है और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो p पाई d पाई भी हो सकता है। तो ध्यान से देखें, सल्फर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें एक्साइटेड स्टेट में तो वो क्या बन जाएगा, देखो ग्राउंड स्टेट में होता है 3s2 3p2, ध्यान से समझना। अब सब कंडीशनल है, आप इतना सीख ही चुके हो, सॉरी 3s2 3p4 होता है 1 2 3, और आप थर्ड शेल में आ चुके हो तो आपका डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। अब देखो यहां पर सल्फर sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसमें एक में लोन पेयर है, तो देखो एक में तो लोन पेयर है बट यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पेड इलेक्ट्रॉन को एक को आगे भेज दो। अब ये आएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आप देखोगे तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सल्फर के पास लोन पेयर है, और 3p में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप लोग कई बार सोचते हो सर आप अपने आप ही कैसे करते हो, अब तो आप भी कर सकते हो, दिख रहा है। अगर ये SO3 होता तो वो 3 बॉन्ड बनाता, तो फिर वो इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करके आगे भेज देता। अब ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना। सिचुएशन के हाइब्रिडेशन इसी चीज को एक्सप्लेन करता है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेंट्रल एटम कर देगा। ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ सब सेंट्रल एटम की हेडेक है, आपकी नहीं है। आपको नहीं सोचना कि क्या कर रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, हाइब्रिडेशन सब प्रोवाइड करवाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ जंप होकर 3D में आ गया, तो अब इसके पास एक 3D ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो भूल जाओ, वैकेंट है तो मुझे मतलब नहीं इनसे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो
सल्फर कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, sp2। तो देखो इस तरह से सल्फर sp2 हाइब्रिडेशन शो करेगा और जो आपका सल्फर एटम है उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जिनमें एक में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और बाकी दो में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इसके बाद देखो अभी सल्फर के पास एक 3p ऑर्बिटल खाली है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास एक 3d ऑर्बिटल भी खाली है जिसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब वैसे तो आप सब कुछ यहीं से देख सकते हो, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जो आएगा, ऑक्सीजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा और यहाँ से आपका SO2 बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, एक इसके पास है लोन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन तो आप जानते हो 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे यहाँ पर कहीं भी लिख लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अब तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये सिखा चुका हूँ। तो 2s2 और 2p4, तो देखो ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसने यूज कर लिया सल्फर के sp2 ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। बोलो समझ में आ रहा है। अब इस ऑक्सीजन के पास एक 2p ऑर्बिटल बचा है और इस सल्फर के पास एक 3p ऑर्बिटल बचा है। तो देखो सल्फर का 3p और ऑक्सीजन का एक 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और इनके बीच में बन जाएगा एक पाई बॉन्ड जो कि p पाई बॉन्ड होगा। दिख रहा है। अब ऐसे ही एक और ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास भी एक 2p ऑर्बिटल है, लेकिन अब सल्फर के p ऑर्बिटल खत्म हो चुके हैं भाई, दो तो आ गए हाइब्रिडेशन में काम और एक यहाँ पाई बॉन्ड। अब सल्फर के पास एक 3d ऑर्बिटल है, तो इस तरह सल्फर का 3d और ऑक्सीजन का 2p मिलकर एक और पाई बॉन्ड बनाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, p पाई d पाई बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, p पाई d पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो इस तरह से इस SO2 मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो इस SO2 मॉलिक्यूल के अंदर दो पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पर p पाई बॉन्ड है, पूरा नाम लिखना है तो 2p पाई 3p पाई, और दूसरा आपके पास कौन सा बॉन्ड है, एक p पाई d पाई बॉन्ड है। तो ये दो पाई बॉन्ड में से एक p पाई है और एक p पाई d पाई है। सही ना। आप सोच रहे हो सर कितना करना पड़ेगा, तो मेरे तो इतना थोड़ा ना करना पड़ेगा आपको, बट अभी समझने के लिए तो समझो, बाकी तो आप सिर्फ मॉलिक्यूल की शक्ल देखकर बता दोगे कि उसमें p पाई बॉन्ड है या फिर नहीं। चलो छोटा सा काम आपको देता हूं, आप करके देखो। SO3 बताओ इसमें कितने p पाई और कितने p पाई d पाई बॉन्ड है। चलिए हो गया, डायरेक्ट दिख गया होगा अब तो आपको यहीं से देखकर, है ना। यहां पर देखो SO3 में हाइब्रिडेशन तो वही है sp2, लेकिन इस पर 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। जैसा आपने यहाँ पे देख लिया एक ही 3p ऑर्बिटल बचेगा, तो वापस से देखो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन अब एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ सीधा। तो 3s में पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, चलो पहले ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। तो 3s2 और 3p4 और 3d खाली पड़ा होता। अब देखो सल्फर यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में अब आपको सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने पड़ेंगे। तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि अब लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ पे तो लोन पेयर था तो उसको छेड़ा ही नहीं हमने। और अब आपके पास दो 3d ऑर्बिटल होंगे जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चलाएगा, ये भी आगे गया ये भी आगे गया। ठीक है, अब फिर से देखो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 आ रहा है, वो तो आपने निकाल ही लिया है। तो ये सल्फर के 3 तो हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सल्फर के। उसके अलावा सल्फर के पास एक 3p ऑर्बिटल बचा है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसके अलावा सल्फर के दो 3d ऑर्बिटल्स हैं जिनमें भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर जो है वो, अब देखो ऑक्सीजन के पास वही कहानी है, ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो एक तो काम मिलेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 सल्फर से। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है टोटल, तो हर ऑक्सीजन के पास 2p है, वो इसके साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जब आपके पास SO3 बनेगा, SO3, तो आप खुद देख सकते हो कि एक जगह पर तो क्या होगा कि आपके सल्फर का 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, इनके बीच में क्या बन जाएगा, p पाई बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तो p पाई ये रहा है। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन के पास तो वही 2p ऑर्बिटल्स ही है। अब इस सल्फर के पास दो 3d ऑर्बिटल, एक इधर और एक इधर, तो एक ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, एक ये इसके साथ पाई बनाएगा। तो टोटल 3 में से आपके पास एक तो क्या होगा, p पाई बॉन्ड होगा, और
दो आपके पास क्या होंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहां हाइब्रिडेशन क्या था, दोनों ही केसेस में sp2 था, ध्यान देना sp2 था, एक पी पाई बॉन्ड आया दोनों ही केस में, और दूसरा बॉन्ड क्या है, पी पाई डी पाई। मैं बोला ना, ध्यान रखना, ये अपनी ट्रिक का बेस बनेगा। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं आपसे PO4 3- की। PO4 3-, ये फॉस्फेट आयन होता है, फॉस्फेट आयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है तो माइनस चार्ज के साथ होंगे, लाइक दिस। तो देखो यहाँ आप 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। तो अब देखते हैं इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है, ये पी पाई बॉन्ड है या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड है। अगर आप समझदार हैं तो आपको अब तक क्लिक कर चुका होगा, और नहीं किया है तो ध्यान से समझें। भाई यहाँ देखें, फॉस्फोरस वही 5 बॉन्ड बना रहा है, तो फॉस्फोरस का पहले अगर आप ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो बनेगा 3s2 1 2 और 3p3 1 2 3, और इधर आपका 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ होगा। अब जब आप एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो देखें 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लाइक दिस। अब ये तो आपने देख लिया है कि यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो एक s और ये 3 p ऑर्बिटल मिलकर sp3 हाइब्रिडेशन शो करेंगे। तो आपका जो फॉस्फोरस एटम है, फॉस्फोरस एटम, उसके पास ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनके अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सही है, यहीं से कर लिएगा, अब तो आप समझदार हो चुके हो। अब देखो आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम है, वही हर ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर ऑक्सीजन यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 तो बन जाएंगे सिग्मा बॉन्ड। अब देखो फॉस्फोरस के सारे पी ऑर्बिटल कंज्यूम हो चुके हैं, एक फॉस्फोरस के पास बचा है 3d ऑर्बिटल, तो कलर कोड यूज करते हैं, वही इसको येलो रखते हैं। तो ये आपका 3d ऑर्बिटल, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो 3d ऑर्बिटल बचा जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन का तो 2p ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन का 2p इसके 3d से ओवरलैप करेगा और आपको क्या मिलेगा, एक पी पाई डी पाई बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, और ये एक पाई बॉन्ड भी कौन सा है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो, और ये पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड का मतलब होता है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए, अब अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आती है तो हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग क्या सीख रहे हैं, अब मैं आपको सिखाता हूँ ट्रिक टू कैलकुलेट पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक टू कैलकुलेट पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। आप सिर्फ देखकर ही बता दोगे कि कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। इस ट्रिक के 2 पार्ट हैं, दोनों आप सीख चुके हो, पढ़ चुके हो। पहला पार्ट, तो जो पहला पार्ट है वो ये कहता है इफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स, if both the bonded atoms या both of the bonded atoms belong to second period only, हम देख ही चुके हैं, तो then all pi bonds will be p pi bonds। तो सारे पाई बॉन्ड्स जो होंगे वो कौन से बॉन्ड्स होंगे, पी पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक बॉन्डेड एटम, बट इफ वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, वो जनरली आपका सेंट्रल एटम ही होता है, बिलोंग टू थर्ड पीरियड, then determine its hybridization state। अब देखो, आप इसका हाइब्रिडेशन स्टेट निकालोगे।
अब इसको मैं इंग्लिश में लिखने की जगह ना चलते फिरते लेमन लैंग्वेज में लिखूंगा, व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज जिसमें आप चैटिंग करते हो, हाइब्रिडेशन स्टेट। देन आप क्या लिखोगे, देन जितने p ऑर्बिटल बचे होंगे, है ना, बच्चे होंगे नहीं है, बचे होंगे, जितने p ऑर्बिटल बचे होंगे उतने p पाई बॉन्ड एंड रेस्ट सारे p पाई d पाई बॉन्ड होंगे। तो ये आप समझे, इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, बाकी मैं और क्लियरली आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो अगर हाइब्रिडेशन sp है और sp2 है, या फिर हाइब्रिडेशन sp3 से ज़्यादा है, मान लो sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, या फिर sp3d3 है, भाई कंसेप्ट क्या है, p ऑर्बिटल सारे कंज्यूम हुए या फिर नहीं हुए। तो देखो अगर मान लो हाइब्रिडेशन sp आया, तो इसके बाद जितने पाई बॉन्ड होंगे, sp हाइब्रिडेशन के बाद 2 p ऑर्बिटल बचे हुए हैं, तो दोनों बॉन्ड p पाई होंगे, ठीक। और अगर sp2 के बाद भी एक p ऑर्बिटल बच गया, एक बॉन्ड p पाई होगा। लेकिन हाइब्रिडेशन अगर sp3 या sp3d या उसके आगे वाला है, तो sp3 में सारे p ऑर्बिटल काम में आ चुके हैं। अब सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड होंगे, p पाई d पाई बॉन्ड होंगे, सॉरी d ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, p पाई d पाई बॉन्ड्स में। जैसे आप ये देखो PO4 3- आपने भी देखा था, PO4 3- में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3 था, तो फास्फोरस के सारे p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडेशन में चले गए। अब उसके पास तो p ऑर्बिटल बचा ही नहीं, तो उसके पास तो कौन सा ऑर्बिटल है, d। तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होने के लिए वो अपना d ऑर्बिटल यूज करेगा। ऑक्सीजन बेचारा सेकंड पीरियड वाला, उसके पास तो d ऑर्बिटल होते नहीं है, वो अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा, और इस तरह से उन दोनों के बीच में p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो इसीलिए जो एक बॉन्ड था वो p पाई d पाई बॉन्ड था। तो सबसे पहले आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ लें, हो गया। अब मैं इसका यूज दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन मेरा सिंपल सा आपसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग। चलिए शुरू हो जाता है। तो गुरु हो जा शुरू, और हम शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ClO3- के साथ, फिर मैं आसान ले लेता हूँ SO4 2-, फिर मैं आसान ले लेता हूँ CO3 2-, और हम बात कर लेते हैं NO3- की। उसके अलावा मैं आपसे बात कर लेता हूँ अबाउट लेट्स से ClO4-, और हम ले लेते हैं XeO3, एक हम लेते हैं XeO2F2, एक मैं लेता हूँ आप सामने XeOF4, एक मेरे सामने आपके सामने XeO3F2। मैं से कितने भी बहुत सारे मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, आपको सिर्फ मुझे बताना है कि इनमें सब में किसमें कितने p पाई और कितने p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए हो गया है ना, कर लेना कैलकुलेट आप लोगों ने। तो बहुत आसान है, देखो तरीका सेम है, हाइब्रिडेशन निकालते जाओ। तो ClO3- में आप देखोगे तो हाइब्रिडेशन आएगा sp3। कैसे आएगा? देखो एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज से है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होंगे, इतना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। 7 में से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचेगा। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आ गया sp3। अब अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो क्लोरीन के सारे p ऑर्बिटल काम में आ चुके हैं, उसके बाद एक भी p ऑर्बिटल नहीं है। अब कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे? d। तो ये बॉन्ड भी कैसा होगा? p पाई d पाई, और ये बॉन्ड भी कैसा होगा? p पाई d पाई। SO4 2-, S डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज, दूसरा ऑक्सीजन भी माइनस चार्ज। देखो यहाँ पर भी सल्फर sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, तो ये जो दोनों बॉन्ड्स होंगे ये भी कौन से होंगे? p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे, p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। CO3 2-, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- है। बताओ हाइब्रिडेशन निकालो। तो देखो 3 से, अब देखो निकालना ही नहीं हाइब्रिडेशन, दोनों सेकंड पीरियड के हैं, तो जितने भी बॉन्ड्स होंगे p पाई होंगे। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। NO3-, N डबल बॉन्ड O- एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दोनों सेकंड पीरियड के हैं, कुछ नहीं सोचना, दोनों के दोनों ही p पाई बॉन्ड्स होंगे। खत्म हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ClO4- में एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ है, बाकी के 3 डबल बॉन्ड से होंगे। तो देखो हाइब्रिडेशन निकालो, sp3 आ गया, सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हैं? p पाई d पाई है, तो 3 p पाई d पाई। बताओ इससे आसान और क्या लोगे?
शक्ल देख के बता रहा हूँ। XeO3 जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों ऑक्सीजन न्यूट्रल है, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, एक लोन पेयर बचा, हाइब्रिडेशन क्या आ चुका है sp3, तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर, कौन से बॉन्ड्स हैं, p पाई d पाई बॉन्ड्स है। इसी तरह आप देखो XeO2F2, XeO2 दो ऑक्सीजन है न्यूट्रल वाले, डबल बॉन्ड से, फ्लोरीन को जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, 8 में से 6 काम में आ गए, एक बच गया लोन पेयर। हाइब्रिडेशन निकालो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। आप 8 वाले फॉर्मूले से निकाल लो, आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लो, जैसे करना है कर लो यार, अब तो आपको हाइब्रिडेशन निकालना बहुत अच्छे से आता है। sp3d देखो सारे p ऑर्बिटल काम में आ चुके हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड्स p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। अगला कौन है, XeOF4। XeOF4 में एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से, बाकी सारे फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर बच जाएगा। हाइब्रिडेशन निकालो, 1 2 3 4 5 6, sp3d2। क्या जिनॉन के सारे p ऑर्बिटल काम में आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, तो यहाँ एक भी p पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये जो एक p पाई बॉन्ड है ये भी कौन सा होगा, p पाई d पाई होगा। तो इस ट्रिक के बाद आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, शक्ल देख के आप बता सकते हो। XeO3F2, O3F2 में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होंगे, एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, एक फ्लोरीन, 8 में से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 काम में आ चुके, तो 5 दिख रहा है, हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। फिर से पेयर काम में आ गए, तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर p पाई d पाई बॉन्ड्स। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। समझ पा रहे हैं? तो बस यही आपके पास मेन चीज है, और इस तरीके से आप नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत आसान है, अब आप प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप आराम से उन्हें ट्राई कर सकते हैं, एक भी आप गलत करके नहीं आओगे। चलिए, तो बस यही था आपके पास कैलकुलेशन ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स। अब मैं आपको करवाता हूं कुछ क्वेश्चंस हाइब्रिडेशन के ऊपर बेस्ड, जो मैंने आपको पहले लास्ट क्लास 1 2 क्वेश्चन करवाए थे, जो भी प्रीवियस ईयर जेई के अंदर आए हुए थे। इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो क्या प्रैक्टिस कर सके जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए, XeF7 प्लस हैज sp3d3 हाइब्रिडेशन। XeF7 प्लस में sp3d3 हाइब्रिडेशन है या नहीं है, चेक कर लो भाई। XeF7 प्लस, तो जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 7 यहाँ शेयर कर लिए और 1 + 4 से गया, तो 7 बॉन्ड बने, 7 बॉन्ड में sp3d3 होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। PCl4 प्लस है sp3d2, ये बिल्कुल गलत है, हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, तो ये फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। C या A में से एक ऑप्शन हो सकता है। SF6 sp3d2 सही है, ट्रू, तो ट्रू फॉल्स ट्रू। और PF4 में sp3 है, ये भी ट्रू है ना। SF6 में देखो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 शेयर कर लिए, हाइब्रिडेशन sp3d2 है, कर सकते हो। चलिए अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंटर एटम्स आर डिफरेंट। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 7 में से 3 यहाँ शेयर कर लिए, 3 फ्लोरीन के साथ, आप चाहो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बाकी के 4 बचे, 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 सिग्मा, हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। ClF3O में 3 फ्लोरीन तो होंगे ही, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, 7 में से 5 हो गए, एक लोन पेयर बचेगा, 1 2 3 4 5 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3d है, तो इनका हाइब्रिडेशन सेम है, आपको चीज इनका डिफरेंट हो। ClF3 और ClF3O2, तो ClF3O तो ये रहा F3O, और ClF3O2 में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बन जाएंगे, F F F, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3d ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ClF2O प्लस, और यहाँ आंसर हो सकता है ClF2O प्लस, तो 2 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, 7 में से देखो 1 2 3 4, 3 बचे, +4 से 1 गया, 1 लोन पेयर, 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3 है ना। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, एक तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते हाइब्रिडेशन में, सिखाया था ना मैंने आपको। आप फॉर्मूला लगाए कर सकते हो 8 वाला, आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो। बॉन्ड पेयर लोन पेयर से कर लो, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडेशन आ गया sp3। सारे तरीके सिखाएं, जो अच्छा लगता है करो। ClF4O माइनस, तो देखो ClF4O माइनस, तो 4 फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, 1 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, तो 7 में से 1 2 3 4 5 काम में आ गए, 1 लोन पेयर,
1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन आ गया sp3d2। तो यही मेरा आंसर है। यहाँ डिफरेंट है हाइब्रिडेशन, इसमें आप चेक कर लो, ये sp3d2 है। जिनॉन के वैलेंशियल में 8 होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर किए, इसके साथ 4 शेयर किए, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये भी sp3d2 में आ जाएगा। कर सकते हो। चलिए और देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। XeF2 सेंटर एटम हैज sp3 हाइब्रिडेशन बेंड ज्योमेट्री। गलत है भाई। XeF2 में आप देखो कि जिनॉन के वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयर किए, उसके अलावा 6 बच गए। तो देखो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d। sp3d कहीं दिख रहा है? हाँ ये रहा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। दिख रहा है कहीं फर्स्ट का आंसर डी? इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए सेकंड है N3 माइनस, ये है अजाइड आयन। N3 माइनस में एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा और बाकी के 2 क्या होंगे? सराउंडिंग एटम होगा। तो या तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लो। मान लो माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे आ रहा है, तो नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज की वजह से एक और आ गया, 6 हो गए। अब इसको 2 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं। तो देखो इसके साथ मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है, तो इसके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे। देखो 5 में से, है ना। और इसके पास 6 थे, 1 2 3 4, एक लोन पेयर इसके पास बच गया। तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। दिख रहा है कहीं sp2? नहीं दिख रहा है, sp दिख रहा है हमें। तो दिखना तो sp2 चाहिए भाई। कुछ गलती हो गई क्या? देखना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 6 हो गए, तो एक यहाँ शेयर किया, 2 यहाँ, 3 यहाँ शेयर कर लिए, इसके साथ 3 इसके हो गए, एक यहाँ शेयर कर लिया इसके साथ, और माइनस चार्ज की वजह से एक इसके पास एक्स्ट्रा बच गया। एक बार फॉर्मूला लगाओ, 7 नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 3 15 एंड 1 16, sp ही आ रहा है। तो मैंने कहीं गलती की क्या यहाँ पे? एक बार वापस करते हैं। एक n पे मान लो माइनस चार्ज है सेंट्रल वाले पे, तो 5 और 1 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा मैंने गलती कर दी, इसको टेट्रावेलेंट बना दिया मैंने, सॉरी ये गलती मैंने कर दी है, तो ये गलत स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ 2 शेयर हो गए, इसके साथ ये मान लो 1 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है, नहीं तो इसके साथ तो ट्रिपल बॉन्ड बना ही सकता है ना, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो 1 2 और 3 4 यहाँ काम में ले लिए, ठीक है। इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर मैं इसका मतलब n माइनस जो है, देखो अगर ये इसको अगर सिंगल शेयर करते हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बन सकता है। यहाँ पर चक्कर क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर से भी आना चाहिए। देखो फॉर्मूले से तो आ ही रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ। 5 3 15 1 16, 16 by 8 is 2, 2 मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp। लेकिन मैं n3 माइनस की स्ट्रक्चर से भी बनाना चाह रहा हूँ। n3 माइनस में एक नाइट्रोजन, चलो सेंटर एटम वाले को नहीं मानते हैं फिर नेगेटिव चार्ज, उससे तो बन नहीं रहा है। तो सेंटर एटम वाले के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में माइनस चार्ज मान लो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। तो आप ये मान लो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 तो इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसके पास एक लोन पेयर बच गया। अब 3 शेयर कर लिए, 5 में से इसके पास क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। अब देखो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा। sp2 तो मिल नहीं रहा था यहाँ पर, इसलिए सेकंड का आंसर हो गया सी। PCl6 माइनस sp3d2 होगा, 6 बॉन्ड पेयर है, sp3d2 ये रहा। थर्ड का आंसर हो गया बी। फर्स्ट डी, सेकंड सी, थर्ड बी और फोर्थ हो गया ए। ICl2 प्लस, ICl2 प्लस अगर आप देखो आयोडीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ शेयर किए, 5 बचे, प्लस चार्ज की वजह से एक और गया, तो कितने बचे? 4। तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन आएगा sp3। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं ना। चलिए ऐसे देखें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर IO2F2 माइनस। IO2F2 माइनस, तो आप ध्यान से देखें, F माइनस जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे जाएगा, तो एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज, सॉरी फ्लोरीन पे नहीं जाएगा, फ्लोरीन, एक सेकंड आवाज आ रही ना, हाँ, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज चला गया तो फ्लोरीन बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। तो ये आप भेजो ऑक्सीजन पे, तो देखो 2 फ्लोरीन सिंगल, क्योंकि देखो फ्लोरीन के वैलेंशियल में 2s2 2p5, अगर फ्लोरीन पे माइनस चार्ज चला गया तो 2s2 2p6,
फ्लोरीन तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो अब एक ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे दो, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से, देखो 7 में से 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 5 हाइब्रिडेशन आएगा sp3d। अब sp3d है तो इसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लोन पेयर है तो लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, माइनस चार्ज भी आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। अब बोलो क्या बोल रहा है ये, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट वन ऑफ द इक्वेटोरियल पेयर इज अनशेयर्ड, वन ऑफ द इक्वेटोरियल पेयर इज अनशेयर्ड, बिल्कुल सही है। इट हैज sp3 हाइब्रिडेशन एंड इज टी शेप्ड, ये बिल्कुल गलत है। इट्स स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू SF4, अगर हम SF4 बनाए, हाँ सिमिलर टू SF4 है, क्योंकि SF4 में भी एक लोन पेयर बचेगा, हाइब्रिडेशन sp3d आएगा। ए और सी सही है तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कर सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे और आपको भी कुछ भी का जवाब देने के लिए तैयार रहना है। F2SeO इज एनालोगस टू Se बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली को, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है, डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 6 में से 4 काम में आ गए, एक लोन पेयर बच जाएगा, 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन आएगा sp3, बट एक लोन पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल, है ना भाई। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ तो एक तो हो गया लोन पेयर फ्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ये आ गया पिरामिडल। XeO3 इसी स्ट्रक्चर पे आ रहा है। 8 में से देखो 3 6 और 1, इसके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर बच जाएगा। ClO3 माइनस भी उसी कैटेगरी का दिख रहा है, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन पे -4, 7 में से 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक क्या बच जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर बच जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पर ये पता कर सकते हो कि इसकी शेप किससे रिजेंबल कर रही है। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया, आसान है ना। विच हैज शेप सिमिलर टू XeOF4, तो देखो XeOF4 में आप देखोगे तो वो जिनॉन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन है और एक क्या बचा है, लोन पेयर बचा है। 8 होते हैं ना, तो देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन आ गया sp3d2, शेप बन गई स्क्वायर पिरामिडल। अब देख लो इनसे किसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल है। एक तो मेरे को XeF5 बनता हुआ दिख रहा है, 8 5 प्लस चार्ज से 1 गया, एक लोन पेयर बच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो जिनॉन 5 फ्लोरीन के साथ 5 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 3 बचे, प्लस चार्ज की वजह से 1 गया, लोन पेयर, तो ये आपका आंसर होगा। IOF4 में आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज से 6 बचे, 2 ऑक्सीजन के साथ और 4 फ्लोरीन के साथ, तो 5 बॉन्ड बनाएगा, sp3d होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कर लोगे ना, आयोडीन के वैलेंस में 7 होते हैं, प्लस चार्ज के 6 बचे, तो 2 ऑक्सीजन के साथ गए और बाकी के 4 फ्लोरीन के साथ, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d। तो बस अच्छे से इनकी आप प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपका हाइब्रिडेशन और उसके अलावा कैसे आप p-डी बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ये 3 मेन पैरामीटर से मिलोगे। हम इन्हें कंपेयर करना सीखेंगे, जैसे बॉन्ड ऑर्डर केस में तो मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसके अलावा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कंपेयर करना आप सीखोगे। बहुत क्वेश्चंस इनके ऊपर डायरेक्टली आते हैं और बहुत आसान है अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझ के चलोगे। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरामीटर के साथ, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ये क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड फॉर्म हुए होंगे वो क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अगर आप बात करो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो इनके केस में तो बड़ा ही आसान होता है। जैसे हाइड्रोजन है H2, तो H2 का आप लिखोगे H और H, तो देखो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड